क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे। तो वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें नाम से ही देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि जो लास्ट की वैलेंस सेल यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर ही डिपेंड है, मतलब ये ठीक है। यानी कि इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है, वो सारी चीज़ें हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी ये थ्योरी है वो क्या कहती है कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स अफेक्ट हाउ इट इंटरेक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल एंड दैट इज टर्न कैन गिव राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना। क्या कहता है कि जो शेप्स है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे इफेक्ट करती है कि दो मॉलिक्यूल्स जब कोई अफेक्ट विद, यानी कि मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू इफेक्ट होता है तो वो अलग काइंड्स के यानी कि इंटरेस्टिंग फिनोमिनास देना स्टार्ट कर देता है। वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड वैलेंस वेस्पर थ्योरी के अंदर। तो इसका पोस्टुलेट क्या कहता है, द वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर वैन विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इसमें क्या दे रखा है कि जो वैलेंस सेल होते हैं कि वो स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ स्फीयर में इस तरह से वैलेंस सेल्स हैं वो यू प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट में 2 8 8 18 ऐसा फिलअप हो जाता है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना एक दूसरे के बीच में वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। फिर इसमें रखा है कि नेक्स्ट है ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। इसमें क्या दे रखा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है, अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। इसमें क्या बोला है कि जैसे मैं नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दूँ 1 2 3, इसके पास 2 और 2 और 5 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में दोनों नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या करेगा, ये एक ही है बेटा, वीडियो में कभी ये 2 दिख जाए, है ना। तो ये 3 इसके पास है, 3 इसके पास और 2 ऊपर एक एक लोन पेयर है। तो इसमें क्या कह रखा है कि ये जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। और जो ये मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स यूज कर रखे हैं ना, यानी कि एक बॉन्ड में 2 होते हैं, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, यानी कि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे, ठीक है। सुपर पेयर कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। फिर अपने पास नेक्स्ट द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। और ये लोन पेयर होता क्या है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग की जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी 57 मिनट्स की उसमें बहुत अच्छे से बता रखी है चीज़, ठीक है। तो अब अपने पास आते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके ही ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो मैं ए बी को शो नहीं कर रही यहाँ पे ए बी टाइप में, यानी कि ए को मैं सेंट्रल मेटल ले रही हूँ, बी मेरे पास नेबरिंग है, ठीक है। तो ये लीनियर शेप भी बनाता है, जैसे एच एच या एच एफ हो गया तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लेके चल रही हूँ ए बी 3 टाइप का, ठीक है। और ए बी 2 टाइप में क्या होता है, लीनियर ही बनाता है, सॉरी ये भी 2 है। जैसे मैंने ले लिया अपने पास CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन, लीनियर पेयर ही बनाएगा। ए बी 3 टाइप में देखो स्टीयरिंग फैक्टर होते हैं, जो नेबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना उनको नेबरिंग जो एटम्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं। जैसे ए को हम एज ए सेंट्रल मेटल ले रहे हैं, B3 ये जो 3 है ना, बी यानी कि 3 बार है, ये अपने पास स्टीयरिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ज्योमेट्री कौन सी होगी इसके अंदर, इसमें और बॉन्ड एंगल कैसा होगा, एग्जाम्पल जो है वो हम निकाल के बताएंगे। देखो इसकी ज्योमेट्री होती है ऐसी, ये होती है इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर, जो एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है ना। तो मैं इसको ना बहुत अच्छे से बताऊंगी, मैंने मैस्टिक्स ले ली है। तो ये मेरे पास इसका डायग्राम आता है ऐसा, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर का। तो आपने पता है आपको मैथ्स के अंदर कि जो एक डॉट होती है उसके चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये सेम प्लेन में है, ये बिल्कुल प्लेनर है, ये एकदम सेम प्लेन में है। इस तरह से देखो ये सेम प्लेन में है, ये होता है AB3 टाइप का। तो ये जो पॉइंट है ना बीच में, इस यहाँ पे हम सेंट्रल मेटल यानी कि ए लगा दी, एक बी, ये जो ब्लैक कलर है इसका मैस्टिक का, जहाँ पे अपने पास पोटाशियम, ब्लैक पोटाशियम है, ये
सॉरी फोस्फोरस है, ब्लैक फोस्फोरस, इसको समझ लो कि ये एक बी है, ये बी है और ये बी है और बीच में अपने पास ए है। तो देखना इन दोनों का जो एंगल है यहाँ पे वो बराबर है, तीनों में बराबर एंगल है, और वो कौन सा होगा 120 डिग्री का। अगर मैं 360 को बराबर बराबर एंगल्स में बांटूं तो मेरे पास 120 डिग्री का एंगल आता है, यानी कि ये एंगल भी 120 का, ये एंगल भी 120 का और ये एंगल भी 120 का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके जो अपने पास एग्जाम्पल हैं वो है एक तो BX3 AlCl3। ठीक है, स्टीरिक फैक्टर मैंने आपको बता दिया, नेबरिंग एटम्स को ही बोलते हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है AB4 टाइप का। इसके अंदर जो स्टीरिक फैक्टर है वो कितना है, 4 नेबरिंग एटम है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अपने पास होता है, देखो 2V ले लिया हमने और वो भी रिवर्स में। एक V तो मैंने ये ले ली, V उल्टी करके V होती है अपने पास ऐसी है, देखो यूं होती है V, यूं, ठीक है, यूं होती है। मैं इसके अंदर दूसरी भी ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ भाई, देखना, एक तो मैंने यहाँ लगा दी और एक मैंने ये लगा दी, तो मेरे पास 2V हैं। ये एक V तो ऐसी है और एक V इसके इस साइड में है। तो मैं इसको अगर ऐसे खड़ा करूँ, ऐसे मैं इसको खड़ा कर दूँ यूँ, तो मेरे पास देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें 2V होती हैं और अपोजिट होती हैं। एक V की तो डायरेक्शन ये वाली है ऐसे और दूसरी की इसके नीचे अपोजिट में है। ठीक है, इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसके जो चारों एंगल हैं, ये भी, इसके बीच का भी, इसके बीच का भी, इसके बीच का, सारे एंगल 109.5 डिग्री के होते हैं। और बेटा कई बच्चे कहते हैं कि मैडम इसमें 108 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो आपको मिनट्स में दे रखा है, डिग्री में नहीं दे रखा। मैं यहाँ पे डिग्री में बता रही हूँ, 109.5 डिग्री का होता है हर एक एंगल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और इसके एग्जांपल हैं CH4, SCl4 एंड सिलिकॉन क्लोराइड है SiCl4। फिर अपने पास है ना यहाँ पे लोन पेयर भी तो प्रेजेंट हो सकता है ऐसे में। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो देखना स्टीरिक फैक्टर जिसमें 3 हो, स्टीरिक फैक्टर जिसमें 3 हो, तो वो जो एटम बनेगा वो AB3 टाइप का होगा। इसके अंदर लोन पेयर देखो 3 है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे बनाया था मैंने B, तो देखो इसमें 3 बॉन्ड पेयर बने हैं। हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर बने और एक जगह लोन पेयर आ जाए, है ना। तो 2 बॉन्ड्स लगा लो और एक लोन पेयर लगा लो, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो अपने पास ऐसा होगा कि कहीं पे भी हम लोन पेयर लगा सकते हैं, तीनों में से कहीं पे भी। तो इस केस में हमने वेस्पर थ्योरम पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये जो एंगल है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा जो बॉन्ड है। सेम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये जो 120 डिग्री के थे ना वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो 120 डिग्री से बड़े हो जाएंगे एंगल, क्यों, क्योंकि ये थोड़े से नीचे आ गए। अब ये दोनों बॉन्ड जब थोड़े से नीचे आए हैं तो देखो बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हुआ होगा, है ना। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये नीचे झुक गए और इसका एंगल तो 120 डिग्री से कम हो गया और ये एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब अपने पास स्टीरिक फैक्टर 4 यानी कि AB4 में टेट्राहेड्रल बताया था, उसमें अगर 4 बॉन्ड आ जाए तो इस तरह से बताया था मैंने, एक V तो ये हो गई अपने पास और एक V अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या था, 3 बॉन्ड आ सकते हैं, एक लोन पेयर आ सकता है, 2 बॉन्ड आ सकते हैं और 2 ही लोन पेयर आ सकते हैं। तो 2 बॉन्ड में 4 बॉन्ड है मेरे पास, इनमें से अगर एक लोन पेयर है तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो। और अगर मेरे को 2 लोन पेयर लगाने हैं तो वो इस तरह से लगाए जाएंगे, एक V में आएगा। ये नहीं कि एक V की एक साइड में ये लगा दे, दूसरी V की एक साइड में ये नहीं, ये दोनों V है ना अपोजिट रिवर्स में है। एक V का डायरेक्शन इधर है तो दूसरी V का यूं होगा, यूं, देखो यूं। ठीक है, इस तरह से तो आ जाएगा। फिर लोन पेयर इसका जो अपने पास था ना 109.5 डिग्री था। अब इसमें भी देखो रिपल्शन की वजह से एंगल घट जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंगल थोड़ा झुक गया, तो ये तो 109.5 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और ये एंगल कम। सेम ऐसे ही और इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब अगर लोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाए, 2 ही बॉन्ड बने, तो वाटर मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर लेते हैं वो ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा, तो ये दूर, लोन पेयर्स वाले लोब्स दूर। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा, इधर से भी ज़्यादा, तो ये और झुक जाएंगे, तो ये एंगल बहुत कम हो जाएगा, यानी कि जो 109.5 डिग्री का था ना वो बहुत कम हो जाएगा अपने पास, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है AB5 का, यानी कि स्टीरिक फैक्टर अपने पास आता है 5।
उस केस में जो अपने पास स्ट्रक्चर बनता है ना ज्योमेट्री ये, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैंने शेप के बारे में बताना है भाई, शेप के बारे में भी तो बताना है। तो देखो ये भी वी शेप हो रही है, हल्की सी बेंड हुई है, ज़्यादा तो फर्क नहीं आया, तो ये भी वी शेप है। इसमें अगर एक लोन पेयर ऊपर आता है तो इसको हम कैसी शेप बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पिरामिड शेप। देखो इस तरह से हो रही है ये, तो पिरामिड ऐसे ही होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड शेप, ठीक है। और अगर दो लोन पेयर हो तो इसको बोलते हैं हम बैंड शेप या फिर प्रॉपर वी शेप। ऊपर वाले में भी वी शेप थी, लेकिन ये ज़्यादा झुका हुआ नहीं था, एक ही लोन पेयर था। लेकिन इसमें ज़्यादा दो लोन पेयर है तो इनके बीच में भी रिपल्शन, फिर लोन पेयर में रिपल्शन, फिर लोन पेयर बोन पेयर में रिपल्शन, तो ये ज़्यादा वी की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास आता है ए बी 5 टाइप का। ए बी जो 5 होते हैं ना, वो अपने पास क्या होते हैं बेटा, वो होता है अपने पास ऐसे, ये होता है। तो क्या मैंने 3 तो ले लिए, पहले तो मैं बना लेती हूँ ट्राइगोनल प्लेनर की शेप, ट्राइगोनल प्लेनर की शेप, ठीक है। ये सेम प्लेन में है तो मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बना लिया। अब मेरे को इसके अंदर ना 2 पिरामिड लगाने हैं, तो एक तो मैं ऊपर ले लूँ, तो ये पकड़ा नहीं जा रहा, पर आप इसको ना ऐसे समझ लेना, ठीक है, कि ये प्लेनर में है। ऐसे नीचे रख के दिखा देती हूँ इस तरह से कि ये प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक पिरामिड तो इसके ऊपर आ जाएगा यूं, ठीक है, खड़ा, और एक इसके नीचे, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल के एक ऊपर पिरामिड है और एक इसके नीचे, जो मैं दिखा नहीं पा रही इसमें नोटबुक के नीचे से, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा बी बी बी, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर का, और 2 इसके ऊपर पिरामिड होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसका एंगल होता है, जो ट्राइगोनल प्लेनर वाले तो बनाएंगे देखो 180 120 डिग्री के, क्लियर। और जो पिरामिड है ये हर एक ऊपर वाले के साथ भी 90 डिग्री का और नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री का, इस तरह से एंगल प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो पिरामिड होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बोन्ड्स, और जो मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर के ये जो बोन्ड है इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल बोन्ड्स, ठीक है। इनके अंदर जो अपने पास ट्राइगोनल पिरामिड होता है ना, इसके अंदर एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं आता, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर लगा दूँ ना, लोन पेयर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये वाला जो रिपल्शन है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो 3 बॉन्ड है ना, वो सेम प्लेन की बजाय थोड़े से झुक जाएंगे। जबकि अपने पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बीच में जो ट्राइगोनल बनेगा वो सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास इसमें 5 बॉन्ड अगर होंगे तो सेम यही बनेगा। 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो जाएगा, तो भाई मैंने अभी अभी बताया कि लोन पेयर को हम हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर ही लगाएंगे, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर 2 लोन पेयर होंगे तो किसी भी 2 इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने लगा दिया, और अगर 3 लोन पेयर होंगे तो तीनों जगह आ जाएगा इधर भी। तो देखना लोन पेयर के अकॉर्डिंग शेप क्या होगी, लोन पेयर के अकॉर्डिंग शेप होगी, जब एक लोन पेयर था तो इसको हम बोलते हैं सी सा शेप, 2 पिरामिड और एक ऐसे, ठीक है। फिर अगर मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, तो मैंने इधर 2 लोन पेयर लगा दी, तो ये बन जाता है देखो टी शेप, ठीक है। और अगर 3 लोन पेयर है तो ये बन जाती है सीधी एक आई शेप, इसको बोलते हैं लीनियर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि लोन पेयर ऑलवेज स्टेबल एट द इक्विटोरियल पोजीशन पर ही स्टेबल होता है, अदरवाइज अगर एक्सियल पोजीशन पर हुआ तो इसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। फिर अपने पास आता है कि यहाँ पे AB6 टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं, कि बीच में तो स्क्वायर बन जाए और ऊपर नीचे अपने पास बाई पिरामिडल बन जाए। यानी कि मेरे पास टोटल 6 बॉन्ड बनने चाहिए, और मैं 6 बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे बने। इसमें बीच में तो बनता है स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। यानी कि बीच में सेंट्रल मेटल और बी 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 4 भी तो यहाँ आ गए,
एक पिरामिड ऊपर आ जाएगा, यानी कि पांचवा भी इधर है और एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर बार पिरामिडल। अब आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा चारों के साथ 90 डिग्री का और नीचे वाला भी चारों के साथ 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये बन जाएगा। अब अपने पास 6 बोन्ड्स में देखो, अगर एक लोन पेयर हो तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम लोन पेयर कब कहाँ लगाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक्सियल पोजीशन वाले जो लोन पेयर है ना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस कर देगा इसको, ठीक है। तो लोन पेयर अपने पास एक है तो मैं कहीं पे भी यहाँ लगा सकती हूँ, दो हैं तो इधर नीचे इधर भी लगा सकती हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर आती है अपने पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री जो अपने पास, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो स्क्वायर पिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल यानी कि AB6 में और AB5 के अंदर ही हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ी है। एक्सियल पोजीशन पे हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा कैसा आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। अगर सारे बराबर हो तो कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। एक्सियल पोजीशन पे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है तो इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पर ही आना चाहिए था, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल पोजीशन पे हम कभी भी लोन पेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, कंपाउंड की जो शेप है वो स्टेबल नहीं आएगी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर वही है जो अपने पास एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आना चाहिए, यानी कि लोन पेयर आना चाहिए, तो इसके अंदर तो वही रूल है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अगर थोड़ा सा अलग रूल चेंज हुआ है तो वो किस पे हुआ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे लिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज गोज टू द एक्सियल पोजीशन फर्स्ट जाता है, लेकिन लोन पेयर एंड द डबल बॉन्ड है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लगाए जाएंगे। अब जैसे मेरे पास आ गया भाई XCF5, एग्जाम्पल्स लेके अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये तो भाई मैंने आपको बता दिया AB5 टाइप का, AB6 टाइप का। मैं थोड़ी सी ना आपको छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक देती हूँ। मैं अगर कंपाउंड के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कर लूँ तो भी मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर स्ट्रक्चर बता सकती हूँ। कैसे, जैसे मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp4 होती है, sp5 होती, सॉरी sp3, sp3d और sp3d2, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे बताने जा रही हूँ। SP एक एक है दोनों के ऊपर, यानी कि मेरे पास होगा AB2 टाइप का, ठीक है। SP2 दो इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तीन, तो ये होगा AB3 टाइप का। तीन पी पे और एक S पे, चार, तो ये होगा AB मेरे पास 4 टाइप का, ठीक है। SP3D टोटल 5 हो गए, तीन इसके एक इसका 4 और एक इसका 5, तो ये होगा अपने पास AB5 टाइप का। और इस पे 6 हो गए, तीन तो 5 और एक 6, ये होगा AB6 टाइप का, ठीक है। तो अब अपने पास AB2 के अकॉर्डिंग तो लीनियर शेप थी, AB3 के अकॉर्डिंग क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 पे टेट्राहेड्रल थी, AB5 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी और AB6 पे अपने पास ऑक्टाहेड्रल यानी कि स्क्वायर बाइपिरामिडल थी। तो इसका कुछ रूल है छोटा सा, कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे पता चले। अब देखो भाई ये तो साफ पता चल रहा है कि AB6 टाइप का, लेकिन इसमें देखो अलग अलग आ गया, जोड़ेंगे तो ये भी AB5 टाइप का, लेकिन इनसे ना हमें लोन पेयर के बारे में पता नहीं चलता कैसे निकालते, तो बच्चा ज्योमेट्री बनाने में गलत कर देता है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक लिख देती हूँ। किसी भी कंपाउंड के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, सारे सेंट्रल एटम और नेबरिंग एटम सबके। तो अगर मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2 के बराबर भी हो और 2 से बड़े भी हों, ठीक है, और 8 या 8 से छोटे हों, 8 के बराबर भी हों और 8 से छोटे भी हों, तो उनको हम डिवाइड करते हैं 2 से, वैलेंस जो टोटल आएगा। अगर मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से तो ग्रेटर देन हो, मैं बराबर नहीं लिख रही क्योंकि बराबर मैंने ऊपर वाले में ले लिया था, और 56 के बराबर भी हों और छोटे भी हों, तो उसको हम कंप्लीट को डिवाइड करते हैं 8 से। अगर मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 56 के बड़े आ जाए, बराबर नहीं ले रही क्योंकि बराबर तो मैंने इसमें लिया था, उसको हम डिवाइड करते 18 से। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी आपके चांसेस हैं कि सिर्फ इन दोनों में ही आएगा, क्योंकि 11th क्लास में ज़्यादा हायर लेवल का नहीं आएगा।
ठीक है। अब मैं इसके बेस पे आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में जितने हो वो घट जाते हैं, नेगेटिव जितने हो वो जुड़ जाते हैं। तो जिनोन है नोबल गैस है तो इसका हम 8 ही लेके चलेंगे, क्योंकि 18th ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ही काउंट। जैसे 17th ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15th ग्रुप के अंदर 5 होते हैं, 16th ग्रुप में 6 होते हैं, तो 18th ग्रुप में हम 8 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 8 इसके एक फ्लोरीन के 5 फ्लोरीन के कितने होंगे, 7 पंजे 35 प्लस 35, ठीक है। अब एक प्लस है तो जितना प्लस होता है उतना घटा दो और जितना माइनस होता है उतना जोड़ दो। तो अपन ने ये सारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया। अब मेरे पास कितना आ गया भाई, 8 में से घटाऊँ 7, 7 और 35 कितने होते हैं, 42, ठीक है। करके देख लो, 35 और 5 40 और 3 कितने हो गए, 43 में से गया 42, ठीक है। इसको हम कौन सी रो में आता है, 42 अपने पास आता है सेकंड में। देखो 8 से तो बड़ा है, 56 से छोटा है, इसको हमें डिवाइड करना 8 से। तो 8 एकम 8, 8 छिके 42, 8 छिक 48 होते हैं ना। तो 8 ये 24, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंज 40, 2 बच गया, ठीक है। इस 2 को भी डिवाइड कर दो। अब ये 2 किस पे जा रहा है, फर्स्ट वाली रो में जा रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2, इन दोनों को जोड़ दो, 5 जमा 1 कितने हो गए, 6। ये 6 को मैच कर लो आप, 6 मेरे पास देखो काउंट हो रहा है B6 वाले में, AB6 वाले में। तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी। तो ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल में 2 पिरामिड ऐसे। तो 6 हमें लगाने, लेकिन हमारे पास हैं कितने, 5 हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास नेबरिंग एटम टोटल में से, टोटल वाले जो भाग करने पर अपने आए थे उससे कम हो तो उसको घटा दो कि इन 6 में से 5 गए, 5 है ना नेबरिंग एटम। तो 5, 6 में से 5 के कितना बचा, 1। वो 1 मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है। और मैंने अभी भी बताया कि लोन पेयर को हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल पे तो लगाते हैं एक्सियल पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे, और ऑक्टाहेड्रल में तो हमें एक्सियल पर ही लगाना है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर। एंड दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है SF6 का, SF6। तो सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 का। तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हम निकालें, सल्फर के होंगे 6, क्योंकि 16th ग्रुप का है। फ्लोरीन 17th का है तो 7, तो 7 छिके 42, 42 और 6 कितने हो गए, 48। इसको हम कौन सी रेंज में लेके आएंगे, इसको हम लेके आते हैं भाई 48 मेरे पास आता है 8 से 56 के बीच में। तो इसको हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 छिक 48, पूरा पूरा भाग गया, 6 बच गया। 6 और 6 ये दोनों बराबर हैं, घटाऊंगी तो 0 आएगा, इनकी कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फर स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, क्योंकि AB6 टाइप में आता है, AB6 टाइप में। तो यहाँ पे इधर इधर मैंने लगा दिया, ये भी फ्लोरीन 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 और पिरामिड पे भी फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है XeOF4, XeOF4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 18th ग्रुप का है तो 8 प्लस ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है तो 6 प्लस एक फ्लोरीन 17th ग्रुप का है तो 7, एक फ्लोरीन के 7, 4 फ्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28। इनको ऐड कर दो, 8 और 6 कितने हो गए, 6 6 12 13 14 और 28 कितने हो गए भाई, 8 और 4 12, 1 ये हो गए अपने पास 4, 42, ठीक है। ये आता है भाई ये आता है अपने पास सेकंड सीरीज़ में 8 से 56 वाली में। इसको हमें 8 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगी तो 8 5 40, 2 बच गया। 2 आता है फर्स्ट सीरीज़ में, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 6, 6 के अकॉर्डिंग बनाएगा SB6 वाली। अब देखना, लेकिन नेबरिंग एटम तो इसके कम है, 4 और 1 5 है इसके नेबरिंग एटम। ये कितना है 6, 6 में से 5 घटा दो, एक मेरे पास क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें, 1 2 3 4 स्क्वायर बना दिया और इसके 2 पिरामिड। अब देखना, कंडीशन नेसेसरी है कि एक लोन पेयर तो आएगा ही आएगा, तो वो लोन पेयर तो मैंने लगा दिया एक्सियल पे, ठीक है। फिर अपने पास नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, वो है मेरे पास फ्लोरीन।
अब फ्लोरीन को तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा नहीं सकते, हमें कहाँ लगाना चाहिए था इसको, कहाँ लगाना चाहिए था, इसको लगाना चाहिए था एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे अगर मैं लगाती हूँ फ्लोरीन, रफली लगा के दिखा रही हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन 4 है ना, 4, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाऊँ क्या। अब ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। अब स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर के अंदर तो मेरे पास डबल बॉन्ड तो होते नहीं, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोरीन ही लगा देंगे और पिरामिड पे हम डबल बॉन्ड लगा के फ्लोरीन ऑक्सीजन बना देंगे। तो ये अपने पास जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री, वो तो बन गई स्क्वायर बाय पिरामिडल की, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप बन रही है स्क्वायर पिरामिड, एक ही पिरामिड है। लोन पेयर वाले का तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास एग्जाम्पल थे। तो HCF2 और SO2 का आप खुद करके देखना। ठीक है, ये दोनों आप खुद करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर। तो अपने पास जो वेस्पर थ्योरी है वो यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। इस शॉर्टकट ट्रिक को आप प्लीज़ याद रखना, इसके थ्रू आप बना सकते हो आपका कोई भी स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे भी मैंने बता दिया, AB टाइप पे भी बता दिया, और हमने इसकी ज्योमेट्री भी बता दी। क्लियर।